हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम जो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की, जिसमें हम 3 मॉडल कवर करेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड दी बोर्स मॉडल। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। जिन भी बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई एम श्योर मेरे वीडियोस देखने के बाद उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है, तो बने रहिएगा। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, और ये जो एटम्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। अब हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो जॉन डाल्टन है उन्होंने बताया कि जो एटम है वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके बाद ये प्रूफ हुआ कि एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है। जब भी कभी हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली चार्ज कब होगी, अगर उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो इसी बेसिस पर यह प्रूफ हुआ कि एटम्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं दे हैव नो चार्ज। तो इन तीनों की डिस्कवरी किसने की वो हम देख लेते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आप 11th क्लास में करेंगे डिटेल स्टडी। अभी सिर्फ हम इतना देखेंगे कि इनको किसने डिस्कवर किया और क्या क्या उस एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो जैसे कि है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो की थी जे जे थॉमसन ने, ठीक है। और ही एक्सप्लेन्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आपको ये याद रखना है, ये जो है ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की और कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू की। तो जे जे थॉमसन ने की और एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही प्रोटॉन्स की डिस्कवरी अगर आ जाती है तो आप वहां लिखेंगे ई गोल्स्टिन। उसकी डिस्कवरी की थी ई गोल्स्टिन ने, जो कि थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसे कहा जाता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट या फिर कैनल रे एक्सपेरिमेंट। फिर लास्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे चैडविक ने, और उन्होंने जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनको अल्फा पार्टिकल्स पर बम्बार्ड किया था और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने यह भी बताया था कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो ये हमारे तीनों जो थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, तीनों की डिस्कवरी किस किस ने की और किन किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारे एटॉमिक मॉडल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए। तो पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, जिसने बताया कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है। लेकिन बाद में पता लगा कि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके बाद आया थॉमसन मॉडल। उसमें कुछ लिमिटेशन थी तो आया रदरफोर्ड मॉडल। उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे तो उसके बाद आया बोहर मॉडल, और उसके बाद आया क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल हम करेंगे हायर क्लास में, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे इसे। 9th क्लास में हम सिर्फ बोर मॉडल्स तक ही कवर करेंगे। तो बेसिकली हम ये 3 मॉडल्स कवर करने वाले हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल के साथ। तो थॉमसन जी ने कहा था कि जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो रेड एडिबल पार्ट है वो होता है पॉजिटिव स्पेयर, और इसके अंदर जो ये ब्लैक सीड्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेम एज विद प्लम पुडिंग, जैसे यहाँ पर सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो रेजिन्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स का ही काम कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा जो स्फेयर होता है वो पॉजिटिव स्फेयर होता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर एम्बेडेड इनटू इट। तो अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, या फिर उन्होंने उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा, प्लम पुडिंग भी कहा, रेजिन पुडिंग भी कहा। अब उन्होंने एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 2 पॉइंट्स प्रपोज किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज
एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जैसे हमने अभी किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर धसे हुए हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसकी वजह से जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो ये दो पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे अपने मॉडल में। अब इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में तो बता दिया, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जो मॉडल आया था वो आया था रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसको थॉमसन जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब उसकी ऑब्जर्वेशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इसी वजह से वो न्यूक्लियस को भी नहीं ढूंढ पाए थे, तो उन्होंने न्यूक्लियस की कोई बात नहीं की थी। तो न्यूक्लियस के बारे में और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं, जो कि है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसे हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो पहले इसके अपरेटस को समझ लेते हैं कि उन्होंने कैसे ये सेट किया। यहाँ पर उन्होंने लिए थे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन। तो डबली चार्ज हीलियम आयन यानी कि उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उनको उन्होंने स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? क्योंकि जो गोल्ड फॉइल होती है वो हाईली मेलिएबल होती है, यानी कि उसको थिन शीट्स में बनाया जा सकता है उसको बिटन करके। तो क्योंकि उन्हें अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जितनी पतली हो सके शीट उतनी चाहिए थी, तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया, क्योंकि वो हाईली मेलिएबल होता है और उसको बहुत ही पतली शीटों में बनाया जा सकता है। तो उन्होंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी जिसके बेसिस पर उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर डिसाइड किया। यहाँ पर उन्होंने जो रेडियम है उसको एक लेड ब्लॉक में लिया है, क्योंकि ये काफ़ी रेडियो एक्टिव होता है और इसकी रेडिएशंस बाहर ना जाएं, तो इसीलिए उन्होंने इसको इस ब्लॉक के अंदर लिया है। ये जो डिटेक्टर है ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ये हमारी किसकी स्क्रीन है? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड ही क्यों लिया? क्योंकि जो जिंक सल्फाइड होता है वो काफ़ी फ्लोरोसेंट होता है, तो जो भी अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर पढ़ेंगे वो हमें इजीली विजिबल होंगे कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑन स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल। उसको ऑब्जर्व करने के लिए ही उन्होंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? ताकि ये जान सकें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम में किस तरह अरेंज होते हैं। अब जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पास किए गोल्ड फॉयल से, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? उनकी 3 ऑब्जर्वेशंस थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल से पास हो गई हैं। और सेकंड उनकी ऑब्जर्वेशंस थी सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। और जो सबसे चौंकाने वाली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, यानी कि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स के बाद जो एक अल्फा पार्टिकल था वो बाउंस बैक हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बाउंस बैक क्यों हुआ। तो अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स बनाए अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस गोल्ड फॉइल को ले लेते हैं कि ये जो है ये एटम से मिलके बना है, तो हम यहाँ पर अल्फा रेज को इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमारी अल्फा रेज है। ये जो अल्फा रे है ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई है, जो कि सीधा चली गई है। कुछ अल्फा रेज जो है उनमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है, जैसे कि इधर और ये वाले में भी स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ है। ये जो अल्फा रे है इसने स्ट्राइक किया एटम पर और ये बाउंस बैक हो गई है। तो बेसिकली इनकी ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी जिन्होंने इनको कंक्लूड करने में हेल्प किया। तो अब इनके कंक्लूजन्स क्या थे? तो इन्होंने अपनी तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर 3 कंक्लूजन्स बनाए।
तो पहली इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गए। तो ये कैसे हुआ? अनडिफ्लेक्टेड क्यों गए, वो सीधा क्यों चले गए? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास एक दीवार है जो कि ब्रिक्स की बनी हुई है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, अगर यहाँ पर हम कुछ स्ट्राइक करते हैं तो वो बाउंस बैक होकर ही आएगा। और अगर हम ऐसी कोई फेंसिंग करते हैं जिसमें कि काफी सारा स्पेस है, अगर हम यहाँ पर बॉल फेंकते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो बाउंस बैक होके आए, वो सीधी चले जाएंगे और इस फेंसिंग को पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो यही हमारा केस था एटम्स का। एटम्स में भी मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल फॉइल के उस पार चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। फिर सेकंड उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हुआ बाय स्मॉल एंगल्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होते हैं, वो किससे डिफ्लेक्ट करेंगे? वो करेंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, तो क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। थोड़ा सा क्यों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्योंकि हमारे कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। थर्ड उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल दे आर बाउंस्ड बैक, यानी 1 in 12,000 थे अल्फा पार्टिकल जो कि बाउंस बैक हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा एक छोटे से एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अब अपने इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने अब अपने फाइनली फीचर्स बता दिए कि भाई साहब यही हैं मेरे एटम के फीचर्स। तो पहला उन्होंने क्या बताया? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और उन्होंने ये बताया जो ज्यादातर मास होगा एटम का वो इसी न्यूक्लियस में मिलेगा। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। तीसरी उन्होंने बताया एटम के बारे में कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है तभी तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट जो है अल्फा पार्टिकल का वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस इन एन एटम। तो उनकी ये 3 फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। अब इनके भी कुछ ड्रॉबैक रहे, जिसके बाद ही तो हमारा बोर्स मॉडल आया। अब इनके क्या ड्रॉबैक थे? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। कोई भी चीज जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती है। सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है, यानी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन होगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होगी, और जब भी एक्सेलरेशन होती है तो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो दैट मीन्स वो एनर्जी लूज करेंगे। तो अगर वो एनर्जी लूज करेंगे तो वो इस तरह से पैटर्न बनाएंगे कि जैसे वो सर्कल बना रहे हैं, एनर्जी वो लूज कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, एटम्स तो काफी स्टेबल हैं, तो वो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया हमारे बोर्स मॉडल ने। अब रदरफोर्ड तो एक्सप्लेन कर नहीं पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे थे फिर भी वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहे। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया बोर्स मॉडल ने। तो उन्होंने उसके लिए अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। वो पोस्टुलेट्स हैं। तो पहला क्या पोस्टुलेट था उनका? उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे रिवॉल्व ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, जिनको उन्होंने नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और जब भी इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये उनका एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब वो अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो यही एक मेन पॉइंट था जो कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और उन्होंने फिर ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन सिर्फ उसी केस में करेगा अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, या तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, और जब भी हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। N1 जो होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो N2 की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, N3 की उससे ज़्यादा होती है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन N3 से N2 में आएगा तो एनर्जी यानी डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज कर रही है तो उसके लिए उसको एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, इसलिए वो एनर्जी रेडिएट करेगा। लेकिन अगर उसको N2 से N3 में जाना है यानी ऊपर जाना है तो N3 की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी ताकि उसकी N3 के बराबर हो सके, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और तब वो N3 में जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एनर्जी को एक्सप्लेन किया कि कब एनर्जी एमिट होगी और कब एब्जॉर्ब होगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं या शेल्स होती हैं उनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल्स का। और उन एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ईदर बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स और बाय न्यूमेरिक नंबर्स। तो अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं, पहली जो शेल होती है उसको हम लिखते हैं के, फिर एल एंड देन एम, और उसके बाद एन ओ, इस तरह से चलता रहता है। और नंबर्स में अगर हम देखें तो n इक्वल 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसको हमने के शेल लिखा, ये सेकंड शेल है जिसको एल लिखा, फिर थर्ड शेल एम शेल, और ऐसे ही ये हमारी एन शेल हो गई। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नेम एन एलिमेंट विच हैज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट नो न्यूट्रॉन। तो ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, वो है हमारा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज अ गोल्ड फॉयल इन हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो गोल्ड होता है दैट इज हाईली मेलिएबल और उसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रदरफोर्ड चाहता था कि उसके एक्सपेरिमेंट में जितना शीट पतला हो सके वो उतना यूज कर सके, इसीलिए उसने गोल्ड को चूज किया। तो नेक्स्ट है कि अगर हम इसमें गोल्ड फॉयल की जगह कोई और मेटल यूज करते तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसा होता, क्या चेंजेस होते? तो सिमिलर ही होता उस केस में भी ऑब्जर्वेशन कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बाहर जाते, बट उस केस में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है और जो स्कैटरिंग है वो जो है वो डिफरेंट हो सकती थी। दैट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। Next question is why did Rutherford choose zinc sulfide as the detector in scattering experiment? वहाँ पर हमने जो डिटेक्टर यूज किया था वो जिंक सल्फाइड का किया था। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्यों किया था, याद है तुम्हें? नहीं है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इसलिए चूज किया था क्योंकि जो जिंक सल्फाइड है वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जैसे ही उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पड़ेंगे वो लाइट इमिट करेगा। और इसी वजह से रदरफोर्ड को जहां पर भी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी वहां पर उसको वो पैटर्न दिख सका था और वो उसे स्टडी कर पाया था कि कहाँ पर उसकी स्कैटरिंग हुई थी। ये थे जितना हमने आज चैप्टर कवर किया उसमें से कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी सब टॉपिक्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक्स मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने के लिए। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।